भारत की रसोई से मिठाई को देश तक, घर घर तक और विदेश तक पहुंचाने का जिम्मा वो बीकानेर वाला ने लिया। आज हमारे साथ श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी बीकानेर वाला से हैं। आपने आज का समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? तो मैंने स्टार्ट किया, मोती बाजार में दुकान थी, नमकीन बनती थी, पेठा बनता था। मेरे को मेहनत करने की आदत थी शुरू से, बचपन में बीकानेर में खूब मेहनत करी है। तो मेहनत करने में मेरे को मजा आता था। 3-4 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर वहाँ से चांदनी चौक में दुकान खरीदी हमने, फिर हमारी ड्यूटी वहाँ लग गई। तो फिर हमारे परिवार से हमारा कंपटीशन होने लगा। एक हलवाई को लोग समझते थे यार ये तो यार हलवाई आइटम कैसे बनता होगा, उनकी सफाई होती नहीं होती है। हलवाई को एक शेड्यूल कास्ट की तरह लोग गिनते थे। वो हलवाई का मान सम्मान नहीं था हिंदुस्तान। कैसे ये व्यापार 4 पीढ़ियों से चला रहा है? देखो हमारा एक जॉइंट परिवार है, हमारी 4 पीढ़ियों से यही मैं देखता आ रहा हूँ, यही काम था। जब आप रसोई में जाते हैं, अपने कारखाने में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मेरा मन फैक्ट्री में लगता है। ऑफिस बना रखी है, जब फैक्ट्री में जाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपनी जगह आ गया। मैं मैनेजर से नहीं मिलता, मैं तो अपने कारीगर से मिलता हूँ, अपने प्रोडक्ट को देखता हूँ। सर, पराठे वाली गली से बहुत सारे लीजेंड निकले हैं। कोई पराठे वाली गली में कमाल है? पराठे वाली गली तो आप हिंदुस्तान का दिल है। आज भी मतलब पराठे खा के जो तबीयत खुश होती है, नान और तंदूरी से नहीं। अगली जनरेशन अपने व्यापार में नहीं आना चाहती। आपने ये विजय कैसे पाई? सब बना के एकदम साइंटिफिक है। अब तो उनको बच्चों को कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट देखना है। कोई यूएसए पढ़ के आ रहा है, कोई यूके पढ़ रहा है, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो लगता है इस से बहुत अच्छा है। देश भर में बहुत सारे स्टार्टअप खाने को लेकर काम करते हैं। सब मिलते हैं हमारे पास, हम भी मिलते हैं और हम उनको कहते हैं देखो भैया अभी अपने आप को एक सीमित तक बना दो। अब इंडस्ट्री वाले भी हमारे पास आता है, वो सीखना चाहता था, मना नहीं करता। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला। कहाँ पे काम करना आसान है? जिस कंट्री में जाओ उस कंट्री के लॉ को फॉलो, अगर उस कंट्री के लॉ को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 25 साल के श्याम सुंदर अग्रवाल को कोई सलाह देनी तो आप क्या सलाह देंगे? सलाह एक ही है, मेहनत। अगर आप तन मन से काम करोगे, मेहनत से लगन से काम करोगे, आपको ऊपर बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। आज हमारे साथ श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी बीकानेर वाला से हैं। देश को काजू की बर्फी खिलाने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कदम उठाया तो वो बीकानेर वाला ने उठाया। भारत की रसोई से निकालकर मिठाई को देश तक, घर घर तक और विदेश तक पहुंचाने का जिम्मा अगर किसी ने लिया तो वो बीकानेर वाला ने लिया। जब आप कहीं दिल्ली के किसी एक बीकानेर वाला में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और जब आप कहीं वही खाना किसी 1000 किलोमीटर दूर या मैं बोलूंगा लंदन के किसी एक बीकानेर वाला में खाते हैं, तो कैसे आपकी जीभ पर वही स्वाद मेंटेन रहता है। इसके अलावा हमें ये जानना चाहिए कि कैसे ये व्यापार 4 पीढ़ियों से चला रहा है, कैसे अभी अगली पीढ़ी और डेस्परेट है और जज्बा लेकर बैठी है कि हम कैसे इसे ग्लोबल ब्रांड बना देंगे। अब जब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन अपने पेरेंट्स को ये बोल रही है कि मैं इस फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहता, ऐसे हालात में कैसे श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने ना केवल परिवार के मूल्यों को बड़ा रखा लेकिन पूरे देश के मूल्यों को समझा, पूरे देश को एक वो मीठी सी पहचान देने के लिए बीकानेर वाले का श्याम सुंदर अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपसे कुछ मीठे मीठे सवाल करेंगे। हाँ जी, लेकिन आप नमकीन भी बेचते हैं तो हो सकता है हमारा कोई सवाल नमकीन भी आपको लगे। आप बैलेंस कर लीजिएगा कि कैसे मीठे और नमकीन को। बीकानेर वाला का टेस्ट तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपकी यह यात्रा कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखो हमारा एक जॉइंट परिवार है, हमारी 4 पीढ़ियों से यही मैं देखता आ रहा हूँ, यही काम था। पहले जैसे बीकानेर के रहने वाले हैं, बीकानेर में हमारे शुरू में मिठाई के नाम से मिश्री पत्ता से जो हमारे दादाजी बताते थे, तो मिश्री पत्ता से था, फिर मिठाई में कन्वर्ट हो गए। फिर बीकानेर में मिठाई लालचंद जुगल किशोर, लालचंद जी हमारे दादाजी थे, जुगल किशोर जी हमारे पिताजी, उनके नाम से फर्म चलती थी और जुगल के रसगुल्ले फेमस थे। और बीकानेर से पूरे इंडिया में पिंपे भर भर के रसगुल्ले जाते थे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया जी, तो मोती बाजार में दुकान थी, नमकीन बनती थी, पेठा बनता था और ऊपर मकान, नीचे कारखाना। तो मेरे को कारखाने में लगा दिया। वो स्टार्टिंग से मेरे को वहाँ लगाया। मेरे को मेहनत करने की आदत थी शुरू से, बचपन में बीकानेर में खूब मेहनत करी है। तो मेहनत करने में मेरे को मजा आता था। जी।
तो उन्होंने स्टार्टिंग मेरे को रसगुल्ले से शुरू करवाया, रसगुल्ला बनवाया। गाय का दूध का रसगुल्ला बनता नहीं था यहाँ सब भैंस के दूध के रसगुल्ले बनते थे। गाय के दूध का रसगुल्ला शुरू करा, उसके बाद काजू की बर्फी शुरू करी, बादाम की बर्फी, फिर ये नमकीन तो हम बनाते थे, कचौड़ी, समोसा, भुजिया भुजिया। हमारे चाचा जी उस टाइम भुजिया बनाते थे, एकदम सफेद धोती कुर्ता पहन के, ऐसे भुजिया खा लो तो मक्खन की तरह। मतलब हमारे परिवार में एक था कि कस्टमर को खिलाना है, 1 रुपया लेना है तो 90 पैसे का माल कस्टमर पे जाना चाहिए। ये हमारा परिवार का एक टारगेट था। 3-4 साल मैंने वहाँ काम किया, खूब कारखाने में। जी। कारखाने में काम किया, फिर वहां से एक चांदनी चौक में दुकान खरीदी हमने, फिर हमारी ड्यूटी वहां लग गई और मोती बाजार में हमारे बाकी परिवार की वहां लगी हुई थी। तो फिर हमारे परिवार से हमारा कंपटीशन होने लग गया जी। क्योंकि उसमें सारे पिताजी के भाई, हमारे भाई, उसमें मैं अकेले ही था जी। और वो 6 मंजिल दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। पूरा कारखाना, एक फ्लोर पे नमकीन, एक फ्लोर पे मिठाई, नीचे दुकान और पुरानी सीढ़ियाँ। तो रोजाना 20-25-30 चक्कर लगना, अपने हाथ से खोलना वो स्टोर। वहां भी खूब मेहनत करी मैंने। एक हलवाई को लोग समझते थे यार ये तो यार हलवाई आइटम कैसे बनता होगा, मतलब कैसी उनकी सफाई होती नहीं होती है। मतलब हलवाई को एक शेड्यूल कास्ट की तरह लोग गिनते थे जी। कोई हलवाई का मान सम्मान नहीं था हिंदुस्तान में। जी। क्या खाना तो था क्योंकि घर घर की चीज थी, हमारी अपनी चीज तो थी नहीं, ये हर घर में बनने वाली चीज थी, रिक्वायरमेंट थी। लेकिन वो जब बाहर की दुनिया आ गई तो उनको देखा यार ये तो गैप है। लेकिन आज हमें और हमारी इंडस्ट्री को पता है कि इसके आने से हमें जो बेनिफिट मिला है, क्या इंडस्ट्री को बेनिफिट मिला है, लाइफ बढ़ी है, पैकेजिंग बढ़ी है और इससे हमारा ये प्रोडक्ट आज इंटरनेशनल, हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुंचा, इंटरनेशनल दुनिया में पहुंच गया। जब सर ये बातें बता रहे थे तो मेरे लिए बहुत सारे टेक आ रहे थे। तो जैसे सर की 4 लाइनें खत्म हुई, मुझे लगा वाह कमाल हो गया। फिर 4 लाइनें, मुझे लगा मुझे ये मिला। फिर 4 लाइनें। तो जो कुछ मैंने इन 10-15 मिनट की जर्नी में सीखा, मैं आप तक एक बार लेकर आता हूँ। सर ने कितनी सहजता से कहा कि ये मेरा व्यापार नहीं है, ये मेरा फर्ज है। क्या देश सेवा का इससे ज्यादा अनोखा और अनूठा उदाहरण हो सकता है जब वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे देश का टेस्ट है, ये मेरे बीकानेर का टेस्ट है और मैं इसको ग्लोबल ले गया हूं, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक ये सारा संसार नहीं खाएगा, जब तक अफ्रीका के लोग इसकी तारीफ नहीं करेंगे, जब तक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन से इसकी तारीफ नहीं करेंगे, तब तक मुझे वो तसल्ली नहीं होगी। तो अगर आप अपने व्यापार को अपना फर्ज मान लेंगे तो उस व्यापार को कामयाब होने से कैसे रोका जा सकता है। सर ने शुरू की कुछ लाइनों में कहा, मैं अपनी यंग जनरेशन को बताऊंगा, शायद वो उससे ना जोड़ पाए। मिश्री, वो तो आप समझते होंगे, एक मीठी गोली कह सकते हैं आप, मेरी यंग जनरेशन। पीपा यानी कनस्तर। तो बताशे, शायद मेरी यंग जनरेशन ने बताशे नहीं सुने होंगे, उन्हें याद होगा अब दिवाली पे, किसी पूजा पे मम्मी कुछ मीठे मीठे छोटे इस तरह की। तो वहां से इस जर्नी को शुरू करना और इस जर्नी को ग्लोबल लेके जाना, ये तभी हो सकता है जब आप इसे अपना एक धर्म मान लें, अपना इसे आप देश के प्रति कर्तव्य मान लें। इतनी मेहनत करने के बाद ही आप बीकानेर वाला हो सकते हो। हम सब ये जानते हैं कि भारत की रसोई में महिलाओं का राज है और बहुत सारी रसोइयों में तो पुरुषों का जाना भी शायद वर्जित है। लेकिन ऐसे में बीकानेर वाला की रसोई में, या बोले भारत की इस मिठाई की रसोई में, एक पुरुष राज करते हैं जिनका नाम है श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी। तो जब भी बोलो सर आप रसोई की तरफ जाते हो या आप अपने उस कारखाने की तरफ जाते हो, तो वहां कारीगर तो छोड़ो, जो कढ़ाई और बर्तन है वो भी संभल संभल कर काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप रसोई में जाते हैं, अपने कारखाने में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं सर? वो मैं जहाँ भी फैक्ट्री में जाता हूँ मेरा मन फैक्ट्री में लगता है जी। ऑफिस बना रखी है लेकिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लगता है, वो तो काम करना पड़ता है, इतनी बड़ी टीम हो गई, मैनेज करना है, पूरा दुनिया को संभालना है, उसके लिए मैं ऑफिस बैठता हूँ और मैनेज करता हूँ और टीम भी है। लेकिन जब फैक्ट्री में जाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपनी जगह आ गया, अपने घर में आ गया, और हर जगह घुस के एक एक प्रोडक्ट को देखना और एक एक प्रोडक्ट को पहले तो
आंखों से पता लग जाता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे पड़ रहा है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो पता लग जाता है, क्योंकि सब मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। कोई भी, ये आर्ट है, फिर भी आर्ट है। हमारी जो इंडस्ट्री है आर्ट है, फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो समझ जाता है कि वो इसलिए सही बना रहा है कि उनको पता है कि मेरे को पता है। आज एज ए प्रोफेशनल कोई बैठ जाएगा और जिसको आर्ट का पता नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री अभी कितना भी प्रोसेस हो, कहीं ना कहीं गैप आएगा। तो मैं तो सब एक एक नीचे कारीगर से, एक एक वर्कर से, मैं मैनेजर से नहीं मिलता। मैनेजर पीछे आते हैं, वो देखते हैं, भी सीखने की कोशिश करते हैं। मैं तो अपने कारीगर से मिलता हूँ, अपने प्रोडक्ट को देखता हूँ और पूरा घूम के देख के, सब सेटिंग कमी होती है तो उनको गाइड करके आता हूँ, थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, तो मैंने उसको प्रोसेस का हिस्सा बना देते हैं सिस्टम के थ्रू। सर, पराठे वाली गली से बहुत सारे लीजेंड निकले हैं, तो कोई पराठे वाली गली में कमाल है या वहाँ मेहनत करने का तरीका कुछ अलग तरीके से सिखाया जाता है? आपका क्या अनुभव है पराठे वाली गली में काम करने का? पराठे वाली गली में देखो, मैंने नहीं काम किया, हमारे चाचा जी काम करते थे जी। दुकान भी खोली थी। तो मैं तो उस टाइम छोटा ही होगा, बीकानेर में था, उन्होंने खोले थी। पराठे वाली गली तो आप देखो, हिंदुस्तान का दिल है जी। और पराठे बनते हैं, दुनिया आती है, पराठे खाते हैं। आज भी मतलब पराठे खा के जो तबीयत खुश होती है, नान और तंदूरी से नहीं होती, अभी वो सूखी सूखी होती है, अंदर घुसती नहीं है। अब पराठा मुंह में डालो तो हाथ रुकता नहीं है जी। क्या। तो हिंदुस्तानी फूड का तो कमाल है ये सब। वो जिस दिन पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, अलग हो जाएगा। बीकानेर शहर अपना एक इतिहास समेटे है, एक राजस्थानी कला का, एक राजस्थानी संस्कृति का, राजस्थानी खाने का। तो आप एक तरह से उस संस्कृति के, उस विरासत के, धरोहर के एक एक मैं बोलूंगा कि वाजिब राइट कैंडिडेट है जिसने उसको संभाला है। कोई ऐसी पुरानी कहानी सर, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपने अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुनी हो बीकानेर शहर के बारे में या राजस्थान की उस विरासत के बारे में? देखो, बीकानेर के लोग खाने के शौकीन है। बीकानेर का हमारा अग्रवाल समाज, जैन समाज का मोहल्ला था, खाने के शौकीन थे। ब्याह शादी होती थी तो खुद लग के खाना बनवाते थे। उनके चीज ही वही खाना था, देखते थे शादी में भी खाना कैसे बनाना है। आज तक तो खाना सेकंड हो गया, डेकोरेशन या और चीजें बढ़ गई, उस टाइम खाना ही मेन था। हमारा जब खाना खाते हैं फेस्टिवल में या घर में, तो पहले मिठाई से शुरू करते हैं जी। और एक थाल में इकट्ठे बैठ के खाते हैं 8-10 आदमी। इससे उनका एक प्यार, और मिठाई से शुरू करते हैं। और मिठाई से पेट भरने के बाद तो पहले था ना, मुंह में फिर कवा देते हैं। कवा पेट भरने, कवा देने के बाद मतलब कंपटीशन होता है खाने का, खिलाने का। आज भी होता है, पहले तो बहुत होता था। हमारी यंग जनरेशन के लिए बता दें सर, कवा का मतलब क्या हुआ? कवा का मतलब मुंह में डालते हैं, पहले तो खूब खाते हैं। कंपटीशन, खिलाने वाला और खाने वाला दोनों कंपटीशन होता है जी। खाने वाले कहते हैं यार मैंने इनका जो स्टोर है खाली करके जाना है। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं, स्टोर को खाली करके आज जैसा करना है। वो भी पीछे तगड़े होते हैं, खाली नहीं होने देते। और पूरा पेट भरने के बाद फिर जो खुद वहाँ वेटर नहीं होते, खुद अपने हाथ से लोग कवा का मतलब उनके मुंह में खिलाते हैं। और मना कर दिया है, मैं एक रसगुल्ला खिला रहा हूँ या रात को खिला रहा हूँ, मना कर दिया तो उसको 2 खाना पड़ता है क्या। आज वहाँ का कल्चर है खाने का, उनका पहनने का कल्चर नहीं है, उनका रहने का कल्चर नहीं है, खाने के शौकीन है सब। शादियों के अंदर राजभोग, बादाम की बर्फी, वहाँ पूरी सब्जी और तो नाम के लिए खाते हैं बस। जैसे यहाँ स्वीट डिश खाते हैं वैसे पूरी सब्जी खाते हैं क्या। तो वहाँ मिठाई खाने का शौक रहा है, भुजिया खाना, चूड़ी खाना, यही है बीकानेर का खास। आपकी माताजी ने आपको ऐसी क्या चीजें सिखाई जो आज भी आपके साथ चल रही हैं, आपके निजी जीवन में भी चल रही हैं और आपके व्यापार में भी आपकी मदद करती है? देखो, हमारे माताजी बहुत शांत थे, बहुत सिंपल थे। और हमारे दादी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम स्कूल से आते थे तो हर एक बच्चे का ध्यान रखते थे, ये चीजें सबको बांटनी है, सबको खिलानी है। हमारी माता जी थे, हमारा इतना बड़ा परिवार था, कोई भी उनके पास जाता तो सब एक जैसा आशीर्वाद लगता था। ये नहीं लगता था कि मैं उनका लड़का हूं तो मेरे को स्पेशल आशीर्वाद लगे।
मतलब सबको एक जैसा। मैंने देखा इन बड़ों के पास क्या पूंजी है, सबको एक समान समझना, एक जैसा आशीर्वाद देना, क्या सुबह अपने टाइम से उठना, भगवान की पूजा करना, मंदिर की सफाई अपने हाथ से करना, क्या टाइम से खाना खाना, शाम के कितने बजे खाना खाना है, ये करना है। सर आपका जो जॉइंट फैमिली 4 जनरेशन है वो एक छोटे देश की तरह है, कैसे आप सबको बांधे रख पाते हैं? आज जब हम सब लोग इस बात से जूझ रहे हैं कि अगली जनरेशन अपने व्यापार में नहीं आना चाहती, अपना कुछ करना चाहती है, तो आपने ये विजय कैसे पाई? इसकी क्या पीछे आपको लगता है कितनी मेहनत है और क्या बात है जिसका श्रेय आप देंगे कि इतने बड़े परिवार एक छोटे देश की तरह मैं बोलूं तो वो साथ काम कर रहा है? तो मैं जब दिल्ली आया था और जब यहाँ काम करना शुरू करा, तो जैसे हमारी इंडस्ट्री के और भी लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनके लड़के इस इंडस्ट्री में घुसना नहीं चाहते, ऐसे हमारे लड़के भी कोई इस इंडस्ट्री में घुसना नहीं चाहते। यार कौन वहाँ भट्टी में जाएगा, कौन काम करेगा, कौन तपेगा। वो अपने जो इंडस्ट्री के लोगों से बात करेगा, ऐसा परिवार का कोई भी बच्चा घुसना नहीं चाहता। भाई सही है, पढ़ लिख करके कौन भट्टी में जाके रसगुल्ला बनाएगा, कौन गोली जी, ऐसा तो चलेगा नहीं। उसी को देख करके मैंने इसको साइंटिफिक करना शुरू करा, अच्छे लोगों को जोड़ा, पेप्सी को जोड़ा, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा, क्या पूरा पूरा लैब, पूरा HR, पूरा पूरा प्रोसेस, पूरा सब बना दिया, सब बना के एकदम साइंटिफिक कर दिया। अब तो उनको बच्चों को कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट देखना है। अब वो सब कोई USA पढ़ के आ रहा है, कोई UK पढ़ रहा है, अब उनको यही बिजनेस दिख रहा है और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। उनको लगता है इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, तो इसी को पढ़ो। सब इंजीनियरिंग बेकार है इसके आगे। मैं सर की बात को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने हाथ से अपने घर में अपनी कढ़ाई में कोई काम करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके कुछ कारीगर भट्टी पे बैठ के काम करते हैं, पर इसमें बुरी बात है कि आप उसको प्रोसेस ना बनाएं। इसमें बुरी बात है कि आपको ग्लोबल करने के लिए, बड़ा करने के लिए उसका SOP ना बनाएं। इसमें बुरी बात है कि आप अगली जनरेशन को उसको रेडी करके ना दे। ऐसा ना हो कि वो जनरेशन उसमें इसलिए ना आए क्योंकि आपने उसको उनके लिए तैयार नहीं किया। सर ने यही काम बखूबी किया जिसमें उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस कर दिया। उन्होंने उस पूरी विधा को, उस आर्ट को सिस्टम में डाल दिया। राइटिंग्स आ गए, SOPs आ गए, वीडियोस बन गए, मशीन्स आ गई, क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर हो गए, इन हाउस उस मटेरियल को खाने से पहले लैब टेस्टिंग के प्रोसेस आ गए, स्टोरेज वेल डिफाइंड हो गई, उसका कम्यूट करना उस शहर तक, उस देश तक पहुंचना, और उस सबसे बढ़कर उसके टेस्ट को बरकरार रखना। तो अगर किसी भी बिजनेस को स्केल करना है तो स्केल करने का ये एक गुरु मंत्र मान सकते हैं कि आप उसको प्रोसेस ड्रिवन कर दीजिए। आप उसमें उन सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ दीजिए जिससे उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन वो स्केल कर सके। आप बीकानेर वाला में और बीकानो में अगली पीढ़ी की रोल को किस तरह से देखते हैं सर? अगली पीढ़ी के लिए तो अब बहुत है, स्कोप तो बहुत है जी, और स्कोप की कमी नहीं है। जो इसमें मेहनत करेगा, फॉलो करेगा, वो लोग बहुत सारे आइडियाज लेकर आते हैं सर। वो आइडिया तो देखो, पढ़े लिखे बच्चे, कोई किसी ने कोई अपना कोई कोर्स किया है, कोई साइंस किया है, कोई इंजीनियर किया है, कोई होटल मैनेजमेंट किया है जी, वो इसमें सिस्टम में लेके आते हैं जी, लेकिन अभी क्या है कि उनकी अभी ट्रेनिंग में लगे हुए जी, हम कितना भी पढ़ लिख के आ जाए, बच्चे को पहले इस जगह जाना है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए नीचे से। जी, तो वो बिकाने वाला हमारा QSR रेस्टोरेंट मॉडल है। इसमें हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं और हम उनको सर्विस दे रहे हैं। जी, इसमें हमारा पेरिसेबल भी है, नॉन पेरिसेबल भी है, फूड भी है। जी, तो बिकाने वाले का बहुत बड़ा स्कोप है जी, और बहुत एंडलेस है। इसको हम सोच रहे हैं आगे एज ए मैकडोनल्ड तक तो हम आज 1% भी नहीं है, तो टारगेट तो यही है कि इसको वाई नॉट मैकडोनल्ड क्यों नहीं बन सकता। तो लगे हैं कि उसको उस लेवल पे ले जाए कि ट्रेनिंग भी हो, आगे इसको बढ़ाए। मैं इसको दूसरे शब्दों में पूछूंगा सर कि भारतीय स्वाद को, भारत में मिलने वाले इतने सारी वेरिएशन को
बहुत सारे प्रोडक्ट को हमने डिकोड कर लिया है बीकानेर वाला के जरिए, लेकिन अभी भी शायद ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं भारत में जिनको डिकोड करना, यानी उन्हें उस राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी के बारे में हम श्याम सुंदर जी से पूछते हैं कि कैसे जो भारत के और स्वाद हैं उनको देश तक और ग्लोबली लिया जा सकता है। क्या उसके पीछे कोई हमारी टीम, कोई हमारा सोच, कोई प्रोसेस काम कर रहा है? नहीं, हमारा पूरा R&D डिपार्टमेंट है, पूरा जी क्वालिटी डिपार्टमेंट है। वो प्रोडक्ट में R&D करना, उसकी सेल्फ लाइफ में काम करना, उसके बाद जैसे कुछ फ्यूजन में कन्वर्ट करना लगा हुआ है। बाहर भी जाते हैं तो बाहर से भी कुछ लेके आते हैं, उसको अपने देशी में कैसे कन्वर्ट करें। जी तो हमारा पूरी टीम लगी हुई है, कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है, और ये तो एंडलेस प्रोसेस है। जी ये तो R&D तो देखो, हर चीज का, आदमी चंद्रमा भी पहुंच गया तो उसके ऊपर की R&D होती है, तो ये तो एंडलेस है। जी हम भी लोग लगे हुए करते रहते हैं, पैकेजिंग में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं, उसके स्वाद में करते हैं। हम जैसे केसर की जगह केसर डालते हैं, पिस्ता की जगह पिस्ता, हम कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते। देसी की है तो देसी की डालते हैं। जी हम क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज करना भी हमारे मन में कहीं नहीं। सर, आपने बहुत बार ये कहा कि जो ये फूड है ये एक आर्ट है, तो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर ये व्यापार है, कला है या कुछ और है? हालांकि आपने इसका जवाब दिया है कि ये सिर्फ आर्ट है और आपके मन में इसको लेकर ऐसा कभी नहीं लगता कि ये व्यापार है। तो इस पे कुछ और कहना चाहते हैं आप कि व्यक्तिगत तौर पे ये आपके लिए क्या है? तो व्यक्तिगत तौर पे ही आर्ट है। मेरे हाथ से इतने लोग तैयार हुए हैं इसके अंदर, इस लाइन में। जी तो आज कहीं USA में काम कर रहे हैं, कहीं यूरोप में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने आउटलेट खोल दिए। तो आर्टिस्ट थे जो अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जी और जो पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन वो नीचे आर्ट में नहीं घुसे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो वहीं से वहीं थोड़ा बहुत इधर से उधर हो गया, लेकिन वो आर्टिस्ट अपने आप में एक इंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। जी इंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये आर्ट प्रोसेस के साथ साथ उसको प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, उसका फ्लेवर क्या होना चाहिए। तो देखो, एक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है जी वो, तो कुछ आदमी के जब करता है तो उसको पता लगता है क्या। तो आर्ट है, उस आर्ट को समझना जरूरी है। प्रोसेस तो मैन है, प्रोसेस तो इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी बने, लेकिन उसका आर्ट को, उसके प्रोडक्ट को, उसके कलर को, उसके फ्लेवर को, जो अभी ट्रेनिंग से ही क्रिएट हो सकता है। देश भर में बहुत सारे स्टार्टअप खाने को लेकर काम कर रहे हैं, पैकेज फूड को लेकर काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के नए व्यवसायी, नए स्टार्टअप आप तक पहुंचते हैं और आप कोई उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं? नहीं, हमारे पूरा हिंदुस्तान का एक इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, और सब मिलते हैं हमारे पास। हम भी मिलते हैं और हम उनको कहते हैं, देखो भैया, अभी अपने आप को एक सीमित तक बनवा दो। हम अपने इंडस्ट्री वालों को, कोई इंडस्ट्री वाले भी हमारे पास आता है, कोई सीखना चाहता है, तो हम मना नहीं करते। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हुआ है। सर, आप भारत में भी काम करते हैं और विदेश में भी काम करते हैं, कहाँ पे काम करना आसान है? काम तो बाहर, तो एक जिस कंट्री में जाओ उस कंट्री के लॉ को फॉलो करो। अगर उस कंट्री के लॉ को फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाहर तो आप किसी वर्ल्ड में चले जाओ, कंट्री का लॉ करो, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में थोड़ा सा है गैप भाई। जैसे हम लोग तो पूरा कंट्री के लॉ से काम करते हैं, पूरा सिस्टम, HR क्या, तो आती है दिक्कत, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस है, हम ठीक है तो कुछ नहीं है। कोई आता है, देख लेता है, कर लेता है, बहुत ईजी है। अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, जी उसमें काम करते हो, तो बाहर कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं, हिंदुस्तान भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है, जी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वो दिन आएगा जब वो आए, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। जी तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो लगातार भारत में बढ़ रहा है, बट अभी उसकी और रिक्वायरमेंट है। अगर हम भारत को ईज ऑफ डूइंग इन बिजनेस से कंपेयर करें तो शायद कुछ देशों में वो ईज ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा है और भारत में अभी उसकी और जरूरत है। सर, सभी जगह ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग, जो यूजर है वो राजा है। तो आप उस राजा से अपना जुड़ाव कैसे रख पाते हैं? वो मैंने अपनी लाइफ में कस्टमर को भगवान माना है। कस्टमर ही भगवान है, और भगवान के दरबार में जो भी हम उसको मिठाई वगैरह देते हैं तो प्रसाद की तरह है। प्रसाद लगाते हैं, फिर खाते हैं। हमारे कंपनी में लिखा है, फर्स्ट इज कस्टमर।
कस्टमर से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। कस्टमर से कोई दिक्कत होती है, कंपनी से लड़ाई करो उसको। जी। पहला कस्टमर, कंपनी, टेम्पल, फिर कंपनी, फिर फैमिली। जी। फैमिली सब आ जाता है, हमारा स्टाफ आ गया, हमारे एम्प्लॉय आ गया, हमारा परिवार आ गया। हमारा तो जीवन का टारगेट ही है, पहला सबसे पहला कस्टमर, फिर कंपनी हित और फिर फैमिली। उसी को लेकर चल रहे हैं। पहले भी वो लिखते थे, कस्टमर को सबसे पूछते हैं भाई कोई दिक्कत आएगा तो बिल्कुल हमें हमारे तक आवाज आनी चाहिए। कोई नहीं सुनाई करता है, रात को 12 बजे उठाओ उसको, रात को नींद में उठाओ। नींद में उठाओगे तो सोचेगा यार तू उठाया है क्या, तो अपना आप ठीक करेगा। तो हम तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, कस्टमर वाह वाह करके जाता है तो हम समझते हैं हमने काम ठीक किया क्या। तो कस्टमर गॉड। तो मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि सर ने कहा कस्टमर इज नॉट किंग फॉर मी, कस्टमर इज गॉड फॉर मी। आप अपने भगवान को जिस तरह खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हम भी अपने अपने कस्टमर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान रखते हैं उसके स्वाद का, हम ध्यान रखते हैं उसकी शिकायतों का, और हम ध्यान रखते हैं उसकी जरूरतों का। अगर इस पर काम किया जाएगा तो एक फूड इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में हम अपने कस्टमर को जीत सकते हैं। आजकल इस फूड इंडस्ट्री में सर कौन कौन से ऐसे नए ट्रेंड हैं जो आपको उत्साहित करते हैं? तो फूड इंडस्ट्री में तो अभी बहुत कुछ आ रहा है इस टाइम, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड आ रहे हैं। जिस एरिया में जाओ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। अभी जैसे मैं काफी जो थे, काफी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हमारी कोई डिवीजन इस पे काम करती है सर कि कुछ नए प्रोडक्ट हम हर महीने, हर हफ्ते, हर साल लॉन्च करें, देश के स्वाद को देश के लोगों तक पहुंचाएं? नहीं, हम करते रहते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम साउथ से, वेस्ट से, मेरा तो बहुत बड़ा शौक है, हमारी टीम तो करती है, मेरा तो शौक ही यही है। वर्ल्ड में जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ फूड आउटलेट देखता हूँ और टेस्ट जरूर करता हूँ हर एक आदमी। जहाँ का समझ में आता है वो सिस्टम उठा के लाता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने साथ इसको ऐड कर। तो मैं तो इसको जो देसी फूड है इसको ग्लोबलाइज करने में लगा हूँ। लोग इंडिया का भी खाए, बाहर भी खाए, ये तो हमारा रेगुलर है, कर रहे हैं हम उस पर काम। अगर आज आपको 25 साल के श्याम सुंदर अग्रवाल जी को कोई सलाह देनी हो तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? आज की एज में, आज ही आपको अगर 25 साल के श्याम सुंदर अग्रवाल जी को कोई सलाह देनी हो तो आप क्या सलाह देंगे? सलाह एक ही है, मेहनत। मेहनत से बड़ा सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। मैं काम मार्केट में कर रहा हूँ, काम सेल्स में कर रहा हूँ, काम प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, ध्यान और कहीं है। या इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, ध्यान Naukri.com में, दूसरी जगह काम मेरे को 500 रुपये फालतू मिलता है, मैं वहां चला जाऊँ, उससे कभी सक्सेस नहीं होगा। जिस जगह घुस जाओ मेहनत से काम करो, तन मन से काम करो। अगर आप तन मन से काम करोगे, मेहनत से, लगन से काम करोगे, आपको ऊपर बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। सर ये ऐसा बहुत, मैं चूंकि परिवार को, आपको सबको परिवार के रिश्ते के नाते बहुत करीब से जानता हूँ, तो एक जॉइंट फैमिली में आज भी इतनी सारी थालियां एक साथ लगती हैं, सब लोग घर के परिवार के बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। कितने लोग एक साथ बैठकर एक चूल्हे में खाना बनकर आता है, एक रसोई से कितने लोग एक साथ शाम को मिलते हैं? नहीं, हमारा अपना जैसे फादर का परिवार है, पंजाबी बाग रहता है, तो अभी 4 भाइयों की फैमिली में ही रहती है, तो एक ही किचन है और सारे एक ही किचन में एक जैसा खाना बनता है, नाश्ता बनता है। तो हम अगर एक साथ बैठे होते हैं संडे के दिन, तो जैसे सुबह भगवान से पूजा करके और एक नाश्ता अलग बनता है, तो एक जॉइंट बैठ के नाश्ता करते हैं। संडे का फिक्स है हमारा। सर कुछ पर्सनल सवाल पूछता हूँ हाँ। सर, आपको फिल्में देखने का शौक है जी? देखो, फिल्में देखने का शौक पहले नहीं था ना, बचपन में देखते थे थोड़ी बहुत, अच्छी फिल्म आ गई, बीच में कोई अच्छी आ गई देख लेते हैं। वैसे मेरे को फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है, टीवी देखने का कोई शौक नहीं है जी। क्या। थोड़ी बहुत घर में जाता हूँ तो 15-20 मिनट कोई न्यूज वगैरह देख ली जी। कोई एक आधी ऐसी चीज देख ली। आगे मेरा तो सिर्फ एक ही शौक है, काम काम काम। आपकी अपनी दुकान की सबसे पसंदीदा मिठाई आपकी कौन सी है? मैं तो देखो, मेरे हिसाब से तो एक से बढ़कर एक है,
एक खाते हैं तो दूसरी का मन करता है, दूसरी खाते हैं तीसरी का मन करता है। क्या कोई कहेगा कि सेब बढ़िया है या केला बढ़िया है, या पर अगर आपको एक ही मिठाई चुन सकने का मुश्किल हो तो कौन सी देखो, एक मिठाई एज चुनेंगे? फैक्टर है, जैसे अभी हमारे एज फैक्टर है। एज फैक्टर के हिसाब से जैसे रसगुल्ला खा लिया, रसमलाई खा ली, जी हल्की है अच्छी है खाते रहते हैं। जी लेकिन जब सामने मिठाई होती है तो मेरा हाथ रुकता नहीं है। मैं मिठाई खाता हूँ, बच्चे ही हाथ रोकते हैं, मैं अपना हाथ नहीं रोक सकता। क्या और कोई एक नमकीन का नाम लेना हो तो कौन सी नमकीन का नाम लेंगे सर, नमकीन तो जो देखो, आपको पसंद हो? आज भी हमारी जो बीकानेरी भुजिया है हमारे लिए सबसे बेस्ट आइटम है, जो हमारे सुबह नाश्ते के साथ भी होती है, लंच में भी होती है, डिनर में भी होती है। कहीं जाएंगे तो भुजिया होती है, कहीं बाहर जाते हैं तो पराठे का रोल होता है, तो भुजिया जब तक नहीं डाले तो टेस्ट नहीं आता। जी तो भुजिया है और कचौड़ी है, ये हमारी आज भी मनपसंद चीज है। जी सर, हमारे शो की ये प्रथा है कि हम आपसे आपकी माता जी का नाम जानना चाहते हैं। हमारी माता जी काशी देवी के नाम से थी, आज भी वो हमारे दिल में है। क्या सबके दिल में है, परिवार के दिल में है। पिताजी का नाम देखिए जी। हमारे पिताजी जुगल किशोर जी के नाम से है, और जी बीकानेर में इनके नाम से रसगुल्ले भी फेमस थे, और दाता के नाम से कहलाते थे बीकानेर में, और आज भी लोग याद करते हैं। रैपिड फायर है सर, बस एक लाइन का हाँ, सवाल है, एक लाइन का जवाब हम आपसे चाहते हैं। सुबह उठते ही आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं? सुबह उठते ही देखो घंटा पानी पीता हूँ, 6-7 गिलास। आपकी पसंदीदा चाय या कॉफी? देखो पहले तो हम लोग चाय कॉफी समझते ही नहीं थे, ब्रेड घर में आती नहीं थी। जी क्या फिर वो चाय कॉफी हिस्सा हो गया लाइफ का। जी लेकिन अभी 3 महीने से मैंने चाय कॉफी सब छोड़ चुका हूँ। अच्छा जी। सुबह उठ के नाश्ता सिर्फ फूड लिया और निकल गया, बस पानी पीता हूँ, फूड खाता हूँ, निकल जाता हूँ। तो आपको शायद ध्यान होगा, विनोद दुआ जी का एक शो आता था जिसमें वो फूड टेस्ट करते थे देश भर के अलग अलग जगह जाकर। तो बोलते थे कि मैं अपने लिए नहीं खाता, मैं देश के लिए खाता हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं खाऊंगा तो देश को कैसे बताऊंगा कि यहाँ पर क्या मिलता है और उसका स्वाद कैसा है। आज श्याम सुंदर अग्रवाल जी भी हमसे ये कह रहे हैं कि वो अपना दिन का खाना, दिन के स्नैक्स इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो आपके लिए टेस्ट करते हैं। अगर वो उस स्नैक्स को, उस खाने को, अपनी उस मिठाई को टेस्ट नहीं करेंगे तो वो उतना बेहतर इंसाफ नहीं कर पाएंगे, उतनी जजमेंटल नहीं हो पाएंगे कि कैसे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है। थैंक यू सर। आप थैंक यू। इसलिए नहीं खाना खा रहे हैं क्योंकि आपको सारे दिन वो टेस्ट करना है। ये आपकी, आपके कस्टमर के प्रति एक डेडिकेशन को दर्शाता है। आपने इसका जवाब दिया है सर कि आपकी फेवरेट सिटी फॉर फूड बीकानेर है। भारत में अगर आपको लगता है कि सबसे अच्छा खाना कहीं बनता है तो वो बीकानेर। और अगर विदेश के किसी शहर का नाम लेना हो और किसी और कुजीन को चुनना हो जो भारतीय कुजीन ना हो, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? वो कुजिन पूरे वर्ल्ड की कहीं भी जाओ, मैं जिस कंट्री में जाता हूँ वहाँ का लोकल कुजिन खाता हूँ। जी अमेरिका में गया, अमेरिकन कुजिन खाता हूँ, वेजिटेरियन खाता हूँ। जी चाइना गया, एक बार मैं चाइना गया, चाइना तो पूरा नॉन वेज, मैंने उसको, हमारे साथ कोई व्यापारी था, वही मैंने को वेजिटेरियन खाना, वहाँ वेजिटेरियन मिलता नहीं, लेकिन वो मेरे को एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गया, उनका कुजिन खाया, बहुत ही लाजवाब कुजिन था। जी मतलब मैं तो एक ही कह रहा हूँ, जिस कंट्री में जाओ वहाँ का लोकल फूड, जी क्योंकि वहाँ लोकल फूड वहाँ के हिसाब से फिर भी ठीक है। बाकी तो सब, जैसे यहाँ बाहर का फूड आएगा ना तो वो स्वाद नहीं होगा। आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी फूड खाओ, जी बंगाल में जाओ तो बंगाल का फूड खाओ, जी लोकल फूड इज द बेस्ट फूड। सर, बचपन का कोई ऐसा खाने का आइटम, स्वाद जो आपको आज तक याद है? तो बचपन में तो हम लोग, मिठाई थी हमारे फेवरेट ही, शादी में जाओ तो मिठाई, घर में रहो तो मिठाई, बाहर भी जाओ तो मिठाई। जी और मिठाई में हमारे बीकानेर में तो 5-7 आइटम ही थी मेन, तो वही राजभोग, बादाम की बर्फी, हलवा, कचौड़ी, जलेबी, दही का नाश्ता, मतलब दही और जलेबी को दही में डाल के, सब भुजिया डाल के गरम गरम, क्योंकि ऊपर मकान होता था, नीचे कारखाना होता था, आगे दुकान होती थी, तो गरम गरम जब भट्टी से भुजिया आती थी और दही के साथ, कचौड़ी के साथ, जलेबी के साथ, उसका स्वाद अलग ही होता था। आपके हिसाब से हर एक उद्यमी में कोई एक ऐसा गुण जो होना ही चाहिए?
सिंपल है, वो तो जिस लाइन में आदमी काम कर रहा है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसके प्रति मेहनत होनी चाहिए। ये नहीं कि काम कहीं कर रहा है दिमाग कहीं। अगर ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, उस एरिया के प्रति, जिस एरिया में काम कर रहा है, वो आदमी सक्सेस होगा ही होगा। आपके अपने इतने बड़े मेन्यू में आपको लगता है कि कोई एक डिश ऐसा जिससे ऑस्कर मिलना चाहिए? अगर आप ही को वो डिश चुननी हो तो आप किसका नाम देंगे? तो वो तो हमारे हिसाब से काजू की बर्फी है, मिठाई के अंदर सदाबहार है। मेरा आखिरी सवाल है सर, अगले 10 सालों में आप बीकानो और बीकानेर वाला को कहाँ देखते हैं? वो बीकानो पूरा वर्ल्ड लेवल पे हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा है, लेकिन अभी भी 80-90% खाने वाले इंडियन ही है जी। और बीकाने वाला भी पहुंच रहा है, काफी कंट्री में पहुंच गया, काफी कंट्री में पहुंच जाएगा 2-3 साल में, लेकिन वहां भी 80% इंडियन। जी। अभी हमारा टारगेट ये है, जब तक लोकल नहीं खाएगा, लोकल से काम करवाना है। गोरी कंट्री में जाए तो गोरा खड़ा होकर के मिठाई बेचे जी। और खाने वाला भी गोरा हो, खिलाने वाला भी गोरा हो। जी। मिडिल ईस्ट में जाए तो मिडिल ईस्ट खिलाने वाला, मिडिल ईस्ट खाने वाला। ऑस्ट्रेलिया में जाए तो ऑस्ट्रेलियन खिलाने वाला, क्योंकि यहाँ से वीजा भी संभव नहीं है। उनको इतनी ट्रेनिंग दी है कि उनको सर्विस दें और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दें, लोकल को, और लोकल को खिलाए। जी। वो टारगेट है। उससे क्या है कि जैसे अभी राजस्थान में जाओ तो राजस्थानी खिलाने वाला होगा, राजस्थानी खाने वाला होगा, तो उनकी लैंग्वेज समझता है। जी। लैंग्वेज समझता है तो कनेक्ट होते हैं आपस में। जी। जिस कंट्री में जाओ, खिलाने वाला और खाने वाला दोनों एक जैसे होंगे, दोनों कनेक्ट होंगे, उससे जो कमी है वो आगे बढ़ेगी और ये ग्लोबलाइज होने में बड़ा दिन नहीं लगेगा। जी। हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में ऐसा कहना चाहूंगा कि ये स्वाद की बात है जो दिल से शुरू होती है और दिल तक पहुंचती है। अगर आपने अपने कस्टमर का स्वाद समझ लिया, अगर आपने अपने कस्टमर का दिल समझ लिया, तो फिर जरूर आप उसको खुश कर सकते हैं। लगभग अब पिछले 100 सालों से बीकानेर वाला अपनी इस यात्रा को और बड़ा और बेहतर और टेस्टी करते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्याम सुंदर अग्रवाल जी का सपना अब ये है कि भारत के इस टेस्ट को हर देश तक लेकर जाना है और उसमें उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इंग्लिश कैंडिडेट, कोई इंग्लिश पर्सन, कोई अफ्रीकन, कोई फ्रेंच व्यक्ति जो है वो हमारा फूड खाए। वो कह रहे हैं नहीं, फ्रेंच उसको बनाए भी और फ्रेंच ही उस दुकान का मालिक भी हो। इस तरह के सपने को लेकर आगे बढ़ने का विचार बीकानेर वाला को प्रेरित करता रहेगा लगातार आगे बढ़ने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और आपने बहुत जैसे अंदर से जो चीज निकलनी थी सब निकाली है। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ भाई, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में तन मन से काम करे, जिससे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। जैसे बाबा जी रामदेव जी ने योगा को ग्लोबलाइज कर दिया आज जी, ऐसे ही हमारा टारगेट है। जो अपना देसी फूड है, हिंदुस्तान का फूड है, हिंदुस्तान के घर घर का फूड है, हिंदुस्तान के लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया था, वो तो जाके खुश होता है हिंदुस्तानी फूड खा के। लेकिन जब तक लोकल को नहीं खिलाएंगे, लोकल पर ग्लोबल नहीं करेंगे, तो जब तक वो हम चैन से बैठने नहीं चाहिए। कोई भी आज इस उद्देश्य के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहो, वेलकम है सबका, हम सबको जोड़ने के लिए तैयार। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद।